नमस्कार, RIT डिपार्टमेंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम, लर्निंग। तो देखा जाए लर्निंग, अधिगम, अधिगम। अब देखें आप, अधिगम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आप देखेंगे अधिगम के पहले तो अभिन्नों की अर्थ को समझ लें, फिर डिफिनेशन को समझ लें, फिर उसकी सिद्धांत को समझ लें। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सिद्धांत है। फिर अधिगम कर्व, जो ये भी यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अधिगम की कुछ विधियाँ हैं, कुछ नियम हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके सबको समझते चलेंगे और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ को हम लोग टच करेंगे, ताकि जो है अधिगम से जो भी क्वेश्चन आए परीक्षा में उसको आप लोग क्लियर कर लें, और कहीं से कोई भी क्वेश्चन भी आए उसको आप लोग टच करें और अपने जो है उद्देश्य को पूर्ण करें, परीक्षा पास करें, सफल हों। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अधिगम। तो आप देखेंगे अधिगम में ये आप देखेंगे कहा जाता ना कि जिसकी जितनी लर्निंग होगी उतनी ही उसकी अर्निंग होगी। यानी जितना लर्निंग होगा उतना ही अर्निंग होगा। जितना जितना सीखता है उतना ही उसका जो है वो एक तरीके से अर्निंग मतलब कमाने का धंधा ही बढ़ता है। भाई जितना जिसके पास ज्ञान रहेगा, ज्ञान के आधार पे ही तो आदमी आजकल सब कुछ कर रहा है। पढ़ लिख रहे हैं हम लोग, हैं, आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, एक तरीके से अर्निंग के लिए सीख रहे हैं, कुछ अर्निंग के लिए सीख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका इसके लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इसकी कुछ डिफिनीसन तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मुख्य डिफिनीसन है जिसे हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जिसे आप अपने दिमाग में जब किसी कहानी को जब अपने दिमाग में आप बैठा लेते हैं तो वो चीज़ तुरंत उसका कहीं से भी एक भी पॉइंट, एक भी शब्द जब आपके दिमाग में आता है तब तुरंत आप उस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होता है। तो जैसे एक कहानी छोटी सी है कि एक घर है, घर के में एक गेट है और उसके सामने एक गार्डन है। उस पर एक गार्डन में एक पेड़ है जो सूख गया है और उस पेड़ पर जो है एक कौवा बैठा है और कौवे के गले में कुछ फंस गया है, कुछ खा लिया है, वो फंस गया है। तो वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसको उठा करके लोग ले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कहता है कि भाई मैं तो स्कूल का डॉक्टर हूँ, त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, इसके गले की डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। तो लोग कहते हैं कि साहब अब तो देखिए आप ही देख लीजिए, और बहुत दूर डॉक्टर हैं, हम लोग तो सोचे कि आप देख लेंगे। तो उन्होंने कहता है कि अच्छा ठीक है, इसको हिलाओ। तो वो क्या करता है, लोग उसको हिलाते हैं, फिर वो गले में जो फंसा रहता है वो उसके गले के अंदर चला जाता है पेट में, और वो कौवा उड़ जाता है। आजकल वो पक्षियों का राजा है। एक छोटी सी कहानी है। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि एक घर है, ये मान लीजिए एक आपका ये क्या है, एक घर है और यहाँ एक गेट है और यहाँ एक गार्डन है। ठीक है, तो पहला हम लोग जानेंगे कि आप देखेंगे आपकी माला ये क्या है, एक गेट है। क्या है, तो गेट्स। फिर क्या है, उसके बाद एक गार्डनर है। क्या है, गार्डन, तो गार्डनर। ठीक है, गार्डनर। फिर उसके बाद उस गार्डन में क्या है, एक सूखा पेड़ है। क्या है, एक सूखा पेड़ है। तो इसको पेड़ को वुडवर्थ कहेंगे, सूखे पे वुड कहते हैं, लकड़ी को वुडवर्थ कहेंगे। फिर उसके बाद उस पर एक कौवा बैठा है। क्या बैठा है, कौवा को क्रो कहेंगे, क्रो। ठीक, फिर वो कौवा जो है, कौवे के गले में कुछ क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो गला मीन्स गिलफोर्ड हो गए। फिर वो जब वो गले में कुछ फंस जाता है तो उसको कहाँ ले जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर किसका है, स्किन का है, तो स्किनर के यहाँ ले जाते हैं। स्किन से स्किनर हो गया। फिर क्या करता है कि वो कहता है कि भाई इसको हिलाओ,
गले में कुछ फंस गया, इसको हिलाओ, तो क्या हिल गार्ड, हिल गार्ड। फिर क्या करता है वो कि जब हिलाते हैं तो उसके गले का जो फंसा हुआ पार्ट रहता है वो निकल जाता है या अंदर चला जाता है, तो वो फिर कौवा उड़ जाता है। आजकल वो पक्षियों का क्या है, राजा है, तो उसको कहेंगे किंग्सले। अंग्रेजी में राजा को किंग कहते हैं, तो किंग्सले। ये जो आपकी ये 8 डिफिनीसन है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिफिनीसन हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, तो ये कहानी आप लोगों को एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी। कहीं भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन बनता है इन लोगों से संबंधित, तो परिभाषाएं तो और बहुत सारी हैं, तो ये परिभाषा एक कहानी के रूप में मैंने तैयार किया, तो इस कहानी को हम लोग समझ लेंगे तो ये याद आ जाएगी। अब देखें गेट्स ने क्या कहा, जैसे मान लीजिए गेट है, घर के सामने एक गेट है, तो गेट पे क्या होता है कि जो आप चौकीदार वगैरह रखते हैं, जो पहरेदार वगैरह रखते हैं, जो आप चपरासी वगैरह रखते हैं, तो आप पूछते हैं पहले उसका कि भाई तुमने कहीं अनुभव प्राप्त किया है या इसके पहले कहीं प्रशिक्षण लिया है, तो वो कहता है हाँ, तो आप उसको रख लेते हैं। तो इससे हम कहेंगे कि अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान अधिगम कहलाता है। ठीक, अब देखिए आप इसको ट्रिक से समझ रहे हैं। गार्डनर, अब गार्डन है, गार्डन भाई बगीचा लगाते हैं वातावरण को शुद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। तो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अधिगम है। वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अधिगम है। ठीक है। फिर वुडवर्थ, अब देखिए वर्थ से आप समझ लें जन्म होना किसी चीज़ का, यानी बच्चे का जन्म होना, यानी किसी भी प्राणी का जन्म होना। तो वर्थ से आप समझेंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या नवीन ज्ञान, भाई नवीन ज्ञान लेगा ना, भाई सीखना शुरू करेगा, नवीन ज्ञान लेगा, फिर वो अपने हाथ पैर को हिलाता है, अपने पूरे शरीर को हिलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया भी करता है। तो यहाँ होगा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, नवीन ज्ञान, और नवीन प्रतिक्रिया से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर क्रो एंड क्रो, भाई देखिए क्रो एंड क्रो मतलब कौवा। अब कौवे का कुछ ऐसा होता है कि कौवे की आदत अच्छी नहीं होती है, कौवे की आदत अच्छी नहीं होती है, कहीं भी जाकर के चोंच वगैरह मार देते हैं, तो आदत से आप समझेंगे। फिर उसके बाद कौवा कुछ संकेत भी देता है, एक चालाकी का संकेत भी देता है, उससे ज्ञान भी मिलता है। फिर उसके बाद उसका एक दृष्टिकोण भी लोग बना लेते हैं, जिसे आप तो नहीं, लेकिन पहले के समय में कौवा अगर कहीं आता था किसी के घर के पेड़ पे बैठ करके या घर पे बैठ करके बोलता था, तो लोग कहते थे कि भाई कोई आ रहा है, यानी मामा आ रहे हैं या फूफा आ रहा है, ऐसे करके के लोगों ने एक ज्ञान, तो आदत ज्ञान और एक दृष्टिकोण बना लेते थे भाई कि कौवा बोल रहा है, इसका मतलब कि कोई आ रहा है। तो उसको हम लोग समझेंगे कि आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का समावेश ही अधिगम है। आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का समावेश ही अधिगम है। फिर गिलफोर्ड
अब देखेंगे गिलफोर्ड से आप समझें जिसे गिल्ली डंडा, एक खेल होता है गिल्ली डंडा। मान लीजिए एक लड़का खेलने जाता है, वो खेल नहीं पाता है, अपने पापा को बुलाता है, पापा मुझे गिल्ली डंडा खिलाइए, पापा मुझे गिल्ली डंडा खिलाइए। तो उसके पापा आते हैं, कहते हैं बेटा चलो अच्छा तुम फेंको, और ये मारते हैं। और मारने के बाद होता क्या है कि बच्चे के सर में चोट लग जाती है। अब तुरंत गिल्ली डंडा फेंक करके बच्चे को जाकर के पकड़ के अपना वो करने लगते हैं, नहीं गिल्ली डंडा खेल से। तो इनका जो व्यवहार रहता है कि खेलना, और फिर उसके बाद बच्चों को भी कहते हैं कि तुम अब आज से गिल्ली डंडा मत खेलो, ये इसमें चोट लगने वाला ये खेल है, यानी घायल कर देने वाला खेल है। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी इनके इस बच्चे के पिता में के भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ और उसके बच्चे में भी परिवर्तन हुआ व्यवहार में, यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को। फिर स्किनर भाई स्किन वाला डॉक्टर है, उसके यहाँ लोग ले गए कौवे को, तो उन्होंने का उत्तर दिया, क्या दिया, उत्तर दिया कि भाई मैं तो स्किन का डॉक्टर हूँ, त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, आप कहीं और ले जाइए। तो उत्तरोत्तर ज्ञान के द्वारा उत्तरोत्तर ज्ञान के द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। उत्तरोत्तर ज्ञान के द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। फिर हिलगार्ड क्या ले, हिलगार्ड मतलब हिलाओ। उन्होंने कहा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। किंग्सले भाई, किंग को कहते हैं राजा, क्या कहते हैं, राजा। अब राजा का लड़का, राजतंत्र की व्यवस्था में राजा का लड़का ही राजा होगा, चाहे वो अनुभव लिया हो, चाहे वो प्रशिक्षण लिया हो, चाहे वो एक्सपीरियंस किया हो, चाहे अभ्यास किया हो, कुछ भी ना किया हो, लेकिन जैसा भी हो राजा के हटने के बाद जो है उसका लड़का ही राजा होगा। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे किंग्सले, यानी कि जो राजा का लड़का राजा होगा, चाहे वो अभ्यास किया हो या प्रशिक्षण किया हो वह या न किया हो, लेकिन वह जो है राजा होगा। तो अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहते हैं। तो इस तरीके से ये आप देख लेंगे, जो मैंने बताया ये 8 परिभाषाएं तो आपको याद ही हो जाएंगी। अब गेट्स हैं, गार्डनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, स्किनर, हिलगार्ड, किंग्सले। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं भाई। गेट के सामने जो रहेगा उसके पास अनुभव रहेगा, प्रशिक्षण रहेगा, तो अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम कहलाता है। ठीक है, गार्डनर मतलब गार्डन, बगीचे का वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना अधिगम है। ठीक है, वुडवर्थ भाई, वर्थ मीन्स जन्म लेना, बच्चा जन्म लेता है, नवीन ज्ञान होता है, नवीन प्रतिक्रिया करता है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से प्राप्त है ज्ञान को अधिगम कहते हैं। फिर कहता है क्रो एंड क्रो भाई, कौवे की आदत अच्छी नहीं होती है, लेकिन उससे कुछ ज्ञान भी मिलता है, कुछ संकेत भी मिलता है कि नहीं। तो इस तरीके से पहले की व्यवस्था में उसको कहेंगे एक तरीके से स्टीरियोटाइप व्यवस्था है, रूढ़वादी व्यवस्था, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे तो वहाँ होता था कि अरे भाई कौवा बोल रहा है, देखो तुम्हारे घर कोई मेहमान आने वाला है, इस तरीके से तो एक ज्ञान भी मिलता था, एक दृष्टिकोण बना लेते थे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे
जो कुछ भी रहा हो, पहले की जो भी फिलॉसफी रही हो, लेकिन उससे हमसे क्या लेना है, हमको परिभाषा समझना है कि अगर क्रो एंड क्रो आएंगे तो आदत, ज्ञान और आवृत्ति को का समावेश ही अधिगम है। बस इतना हमको समझना है। हमारे काम से मतलब है, भाई कहा होता है ना कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। भाई परीक्षा को पास करना है, चाहे जैसे भी करना है, तो हम समझने के लिए अब जहाँ से भी हमारा ट्रिक्स कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जहाँ से भी हम उसको ट्रिक को लर्न कर लें, वही चीज़ हमारे लिए अच्छी है। तो फिर गिलफोर्ड ने कहा कि भाई व्यवहार के द्वारा नहीं, गिल्ली डंडा का खेल मैंने बताया कि गिल्ली डंडा खेलने में जो चोट लगती है, तो उसके जो जिसके द्वारा चोट लगी और जिसे चोट लगी, दोनों के व्यवहार में परिवर्तन करना। भैया हम भी नहीं खेलेंगे, तुम भी मत खेलो, यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कर दिया गया। तो वहाँ जो है गिलफोर्ड जी आ गए, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। स्किनर जी आ गए, भाई स्किनर जी ने उत्तर दिया, जो है स्किन वाला डॉक्टर उत्तर दिया, तो उत्तरोत्तर ज्ञान के द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। भाई उत्तरोत्तर ज्ञान के द्वारा। हिलगार्ड अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। फिर किंग्सले अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को अधिगम करें। किंग है, राजा है, तो राजा का लड़का राजा हो, चाहे प्रशिक्षण लिया हो, चाहे अभ्यास किया हो, चाहे न किया हो। तो इस तरीके से ये जो आपकी परिभाषाएँ थी, ये जो है हैं, तो इस तरीके से। और आप देखेंगे कि अधिगम एक टॉपिक ऐसा है कि अपने आप में बहुत ही भाई जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है ये अधिगम? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और अधिगम को जो है जितना जिसका अधिगम होगा, जैसे लोगों ने कहा ना कि भाई जितने भी महान लोग हुए हैं उनका जो है अधिगम करने की क्षमता बहुत ही तेज थी। और एक चीज़ ये है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, लेकिन सारे जो है व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी बीमारी के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो उसको अधिगम नहीं कहेंगे। किसी थकावट के कारण कुछ समय के लिए परिवर्तन हो गया तो अधिगम नहीं कहेंगे, हैं। तो सारे परिवर्तन जो होते हैं वो अधिगम नहीं होते हैं। जो परिवर्तन अस्थाई होते हैं एक तरीके से, वो अलग बात है कि कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो वो कुछ भूल जाते हैं। जैसे साइकिल ही चलाना आप देख लें, साइकिल चलाना मान लीजिए आप सीखे हैं बचपन में, हैं, फिर उसके बाद आप बड़े हो गए, फिर 4 व्हीलर वगैरह चलाना शुरू कर दिए, हैं, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद फिर आप साइकिल चलाना थोड़ा बहुत शुरू जब स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन फिर उसके बाद जब चलाना शुरू कर देंगे और चला लेंगे। तो जो अस्थाई परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। अस्थाई परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। अधिगम जो होता है वो अस्थाई परिवर्तन एक तरीके से होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का वक्र, जो है लर्निंग कर्व। क्या है? अधिगम वक्र। अधिगम वक्र इसको कहेंगे लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व। अब देखेंगे आप अधिगम जो कर्व है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का है। एक होता है निष्पादन, समान निष्पादन वक्र, फिर उन्नतोदर वक्र है, उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र भी उसको कहते हैं, या ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं, या घटनशील वक्र भी उसको कहते हैं, या कॉन्वेक्स वक्र भी उसको कहते हैं। फिर एक होता है नतोदर वक्र, जिसे धनात्मक वक्र कहते हैं, वर्धनशील वक्र कहते हैं, कनकीय वक्र भी कहते हैं। और एक होता है यस शेप्ड वक्र, जिसे मिश्रित वक्र कहते हैं। दोनों का जिसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, नतोदर और उन्नतोदर दोनों वक्र होता है। तो नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब आप वक्र मतलब अधिगम वक्र क्या है? जैसे कि एक हरमन एबिंगहास, हरमन एबिंगहास नामक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1985 में जो है ये कर्व की खोज की। तो उन्होंने कहा कि जो हम सीखते हैं, ये सीखने की हमारी जो गति होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, ये कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है। तो इसे समझने के लिए उन्होंने ग्राफ के माध्यम से
एक फिगर के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कैसे हम जो है सीखते हैं। भाई एक कभी तेज़ी से सीख लेता है लड़का, है स्कूल जाता है शुरू में तो बहुत तेज़ी के साथ सीखता है, फिर उसके बाद कुछ व्यवधान आता है या बीमारी आती है या उसकी सीखने की विधियाँ उसके समझ में नहीं आती है, तो वो क्या होता है कि वो धीमे गति से सीखने लगता है। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं सीखेंगे, अब बाद में समझते समझते वो बहुत तेज़ी के साथ सीखने लगते हैं। जैसे आप ही लोग हैं कोचिंग वगैरह जो शुरू करते हैं, जब कोई ऑनलाइन वगैरह कोचिंग शुरू करते हैं तो उसके बाद शुरू में बहुत तेज़ी के साथ जो है उसको समय से एकदम टाइम टेबल बना करके उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या करते हैं उसको समझने की गति, सुनने की गति है ये ऐड करने लगते हैं, तो वो वहाँ जो है सीखना आपका रुक जाता है। तो इस तरीके से ये आपका जो है नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र या घटनशील या वर्धनशील है या नकारात्मक या सकारात्मक या एक तरीके से अधिगम पठार भी होता है, लर्निंग प्लेट्यू भी होता है। तो इसे हम लोग समझेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो है बच्चे जो है कौन सा, अगर इस तरीके से सीख रहे हैं तो उसमें कौन सा वक्र बन रहा है, नतोदर है कि उन्नतोदर है, घटनशील है, वक्नशील है। तो 4 प्रकार का वक्र है, हम लोग समझेंगे। पहले समान निष्पादन वक्र, दूसरा तोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र, चौथा यस शेप्ड, इसको लिख देते हैं मिश्रित, यहाँ पे अभी हिंदी में लिख रहे हैं मिश्रित वक्र। अब इसे आप देखेंगे कई नामों से जाना जाता है कि इसे स्ट्रेट लाइन वक्र, क्या कहेंगे इसके, स्ट्रेट लाइन कर्व। दूसरा है इसे देखिए उन्नतोदर वक्र को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक या ऋणात्मक या घटनशील या कन्वेक्स कर्व घटनशील भी इसको कहेंगे या इसको कहेंगे ये मान लें निगेटिव, इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव एसिलेशन। ठीक है, तो इतने नामों से हम जाएंगे। नतोदर को हम कहेंगे सकारात्मक, कामा लगा के देखते जाएंगे, सकारात्मक या धनात्मक या वर्धनशील या कॉनकेव या पॉजिटिव एसिलेशन कहेंगे। इसको कहेंगे यस शेप्ड कर्व। ठीक है, ये सब करो। तो इस तरीके से ये इसे आप समझेंगे, ये समान निष्पादन वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व, या जो है उन्नतोदर वक्र, नकारात्मक और ऋणात्मक और घटनशील वक्र, कन्वेक्स निगेटिव। तो इसे देखिए पहले हम लोग समझते हैं समान निष्पादन वक्र। इस समान निष्पादन वक्र पढ़ा देखते हैं। समान निष्पादन वक्र, ये जैसे ये फिगर आपका बन गया, यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ मान लीजिए हो जाएगा अधिगम की मात्रा, इस तरीके से लिखते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं अधिगम की मात्रा। मान लीजिए ये जा रहा है, फिर ये यहाँ से ये मान लीजिए वाई लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ x है और यहाँ अभ्यास की मात्रा
ठीक है। अब देखेंगे ये इस तरीके से ये चल रहा है वक्त, यानी जितना जितना जो है अभ्यास करेंगे उतना उतना अधिगम बढ़ेगा। तो ये आपका जो है बहुत कम ही स्थितियों में ऐसा होता है, भाई जितना अभ्यास आप करते जाएंगे उतना ही जो है वो बढ़ता जाएगा, जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, वो कभी थकने का नाम। जैसे जो लोग गॉड गिफ्टेड वगैरह होते हैं, जैसे आइंस्टीन हो गए हैं, विवेकानंद जी हो गए, या आप समझ लीजिए कि जो गॉड गिफ्टेड वगैरह हैं ये भीमराव अम्बेडकर जी हो गए हैं, ये पीजे अब्दुल कलाम जी हो गए, ऐसे लोग जो हॉकिंस जो थे, मतलब इस तरीके से जो लोग ब्रिलियंट होते हैं, जिनकी आईक्यू जो है, जैसे लोग कहते हैं ना कि आइंस्टीन की आईक्यू जो थी नापी गई थी तो 165 बुद्धि लब्धि उनकी थी। तो इस तरीके से जितना भी उनको कई हजारों बुक्स वो लोग पढ़ते जाते हैं और उनको जो लर्न होता चला जाता है, पूरा जो है 30-30 हज़ार बुक्स की लाइब्रेरियाँ उनके पास थी हैं। तो इस तरीके से ये इसको आदर्श सीखने का आदर्श वक्र होता है, ये सीखने का आदर्श वक्र, ये सीखने का आदर्श वक्र होता है। और ये ऐसा जो वक्र होता है इसे आदर्श वक्र भी कहते हैं, और ये कम होता है। भाई बहुत कम ही लोग होंगे ना कि भाई जितना पढ़ें अभ्यास करें उतना सीखते जाएं, ऐसा कम ही लोगों को साथ होता है। तो इस तरीके से आपका समान निष्पादन वक्र, जिसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व, तो आप इसको समझ जाएंगे हैं। ये चाहे अब जैसे यहाँ मान लीजिए बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे करेंगे ना आप, ऐसे जितना इधर बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका समान निष्पादन दूसरा है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र आप यहीं देख लेते हैं, हम लोग दूसरे को नहीं चलते हैं, या यहाँ तो जगह तो है, यहाँ देख लेते हैं। दूसरा है आपका, दूसरा है उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र, या इस तरीके घटनशील, ऋणात्मक, कन्वेक्स है ना, इस तरीके से ये वक्र है आपका। तो इसमें क्या होता है कि ये आप देखेंगे इस तरीके से ये बना है, यहाँ आपके अधिगम की मात्रा, ये देख लेंगे अधिगम की मात्रा हो गई है, और ये आपका हो गया ये 0, यहाँ y, यहाँ x, और ये अभ्यास की मात्रा। तो इस तरीके से ये भी इधर चल रहा है। तो उसमें होता क्या है कि ये इस तरीके से जाएगा, तो ये इसमें होता क्या है कि उन्नतोदर वक्र में कि ये जो है नकारात्मक वक्र है, पहले धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, फिर एक स्थिति आएगा कि वो क्या होगा, घटने लगेगा। क्या होगा, घटने लगेगा। तो इस तरीके से बने पहले क्या होगा, पहले धीरे, पहले जो है बढ़ेगा फिर घटेगा, है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इस तरीके से ये आपका जो आपका उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र या घटनशील वक्र या कन्वेक्स वक्र या जो है ये आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन है। ये आप देखेंगे कि कभी कभी लोग जाते हैं किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो बड़ा जोश खरोश के साथ जाते हैं, और या कहीं भी किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, वो पहले से बहुत अपने आप को मेंटेन किए रहते हैं। अब बाद में धीरे धीरे जो है उनकी जो वहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है उसमें वो कहते हैं अरे यार अब चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, देख लिया गया। तो उस तरीके से उनकी अधिगम की मात्रा जो है वो घटने लगती है। तो इस तरीके से उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र या घटनशील वक्र, इसे आप लोग समझ जाएंगे। अगला है आपका नतोदर वक्र। क्या है, नतोदर। नतोदर वक्र बचा हुआ है और मिश्रित वक्र बचा हुआ है। नतोदर, तीसरा
नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र या वर्धनशील वक्र या सकारात्मक भी इसको कर सकते हैं, सकारात्मक वक्र, इसको कहेंगे पॉजिटिव एसिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि ये आप देखेंगे, ये फिगर बन गया इस तरीके से है? ये मान लीजिए 0, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ अधिगम की मात्रा, ठीक, और यहाँ पे आपका अभ्यास की मात्रा यहाँ से यहाँ देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये इस टाइप का वक्र हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि आप देखेंगे कि शुरू में क्या होता है, बहुत धीमी गति से क्या होता है वो होता है, अब बाद में जाकर के बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। नहीं, धनात्मक, वर्धनशील, सकारात्मक, पॉजिटिव वक्र है कि नहीं। शुरू में जो है जैसे कोई स्पीच देने वाला है या कोई अपनी बात कहने वाला है, तो शुरू में जाता है तो पहले धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, और बाद में जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है लोगों के बीच में अपने बोलने की, या हम ही लोग जो पढ़ाने आते हैं तो शुरू में थोड़ा सा स्पीड कम रहती है, और बाद में धीरे धीरे जब बोलने में थोड़ा सा स्पीड आ जाती है या वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि अब यहाँ से हमको ये टॉपिक दिमाग में आने लगती है कि ये टॉपिक हमको पढ़ानी है, तो वो जो है अब उसके तेज़ी के साथ जो है वो हो जाता है, तो अधिगम होने लगता है। तो अभ्यास की मात्रा जितना आप करेंगे, मतलब यहाँ सीखने की बात आ रही है कि बच्चा जो है किसी भी क्लास में पहले जो है, जैसे कि रेस वगैरह होती है, जीतते वही लोग हैं जो लोग पहले थोड़ा सा एक नॉर्मल वे में चलते हैं, अब बाद में जाकर के स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से जो लोग बहुत तेज़ी के साथ पहले ही फास्ट चलना शुरू कर देंगे, अब बाद में पता चलता है कि थक जाते हैं और डाउन हो जाते हैं, वो हार जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ खिलाड़ियों के लिए जो ये है, और समझ करके उसके बाद वो जब आप तो उस अधिगम को वो फॉलो करने लगते हैं। तो ये आपका जो है नतोदर वक्र, यानी पहले इसमें क्या होगा, पहले धीरे गति से और बाद में तीव्र गति से अधिगम, ठीक है। तो यहाँ ये आपका हो गया है। अब आपका एक है यस शेप्ड वक्र, चौथा क्या है आपका, यस शेप्ड वक्र, चौथा है आपका यस शेप्ड यानी मिश्रित वक्र। यहाँ मिश्रित वक्र को आप समझेंगे मिश्रित वक्र, या इसको आप समझेंगे यस शेप्ड कर्व, यस शेप्ड कर्व समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको देखेंगे फिगर से ही समझ लें आप इसको, ये आपका y, यहाँ है आपका x, और यहाँ आपका 0 है, और इसमें होता क्या है, ये इस टाइप का ऐसे जा करके ऐसे करके ऐसे, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ये शेप्ड आकार बना लेता है, और यहाँ पर लिख लेंगे अधिगम की मात्रा और अभ्यास की मात्रा, ठीक है, यहाँ अभ्यास की मात्रा। तो इसमें क्या है, ये दोनों प्रकार का इसको कहेंगे कि यानी कि ये नतोदर वक्र और उनतोदर यानी धनात्मक वक्र और ऋणात्मक वक्र, वर्धनशील और जो है घटनशील वक्र, दोनों का जो है मिक्स है। तो पहले क्या होगा, धीरे धीरे जो है धीरे मंद गति से जो है
ये देख रहे हैं अधिगम अधिगम धीरे 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 मंद गति से बढ़ रहा है और फिर उसके बाद बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है अधिगम। ये जो दिखा रहा है ना ऐसे अधिगम तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू करना है। तो एक बार जो मंद गति से बढ़ेगा, फिर तीव्र गति से बढ़ेगा, फिर जो है घटेगा, इस तरीके से। यानी पहले धीमी गति से, धीमी गति से, फिर तीव्र गति से, तीव्र गति से, है फिर मंद गति से, मंद गति से। तो ये धीमी गति से अधिगम, अधिगम इसको मान लेंगे अधिगम, है फिर मंद गति से अधिगम, अधिगम और ये अधिगम, ठीक है। तो यहाँ आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। यह शेप डॉक्टर होता है कभी कभी जो है बच्चों में, कभी बच्चे क्या करते हैं कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो पहले धीरे धीरे सीखेंगे, फिर उसके बाद जो है तेज़ी से सीखने लगते हैं। जैसे कोई चीज़ इंटरेस्टेड उनके समझ की, जो पढ़ाने की भी अपनी एक शैली होती है, समझाने की अपनी एक कला होती है, एक बोलने की कला है, समझाने की कला, व्यक्त करने की कला। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत जानकार होते हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो बच्चे जो है नीरस हो जाते हैं। और बहुत से टीचर जो है किसी भी चीज़ को जो है इतनी आसान वे में समझाते हैं। जैसे आप खान सर को भी देख लें, जो आप खान सर का स्पीच वगैरह देखते ही होंगे ऑनलाइन वगैरह, आजकल तो छाए हुए हैं पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह अगर है किसी के पास तो खान सर, पटना वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। तो उनके पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है कि लड़का चाहे वो तैयारी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा हो, यानी बच्चे बूढ़े जवान इन सभी लोग उनको, उनके वो पढ़ाने की स्टाइल ही इतनी अच्छी है कि हंसी, मतलब एक तरीके से कि वो कहते हैं कि पढ़ाई का मतलब है कि एंजॉय लेना, सीखना है, बोझ नहीं लेना। जैसे उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताया कि एक बार एक लड़का था, अपने पापा के साथ जा रहा था, तो वो देखा कि एक जो है आदमी बकरे को लेके जा रहा है पकड़ के। तो उन्होंने पूछा कि बेटा पापा ये कौन सा आदमी बकरे को क्यों खींच रहा है? अच्छा, बकरा चूँकि अपनी तरफ खींच रहा था, आदमी बकरे को रस्सी से अपनी तरफ खींच रहा था। अब बकरा जो चिल्ला रहा था तो वो पूछा पापा ये कौन है, क्यों इसको ऐसे ले जा रहा है? तो उसने बताया बेटा ये कसाई है, ये बकरी को ले जाकर काटेगा और काट करके जो है कसाई है तो बकरी को काटेगा, बेचेगा, वो अपन पैसा कमाएगा। तो कहा अच्छा पापा मैं तो समझ रहा था कि ये इसको स्कूल ले जा रहा है। तो इस तरीके से कि ऐसी, मतलब ऐसी आजकल देखिए आप शिक्षण व्यवस्था भी ऐसी सरकार ने प्लानिंग बना दी है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, जिसे हम पढ़ चुके हैं कि बच्चे, मतलब बच्चे की गतिविधि को देख करके इतना आप उसमें पढ़ाने में इंटरेस्ट लीजिए, इतना उनको समझा दीजिए कि बच्चा जो है स्वयं इंटरेस्टेड हो जाए। कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे नहीं कहा गया है कि जिसे लोगों को शराब की नशा लग जाती, शराब ना मिले तो वो बेचैन रहते हैं, जैसे गुटखा पुकार की नशा, तो टीचिंग भी एक ऐसी नशा हो जाए कि जब तक वो पढ़े ना तब तक उसको चैन ना मिले। वो तो अलग बात है, लोग कहते हैं कि अरे हमको हमारा नसीब ही ख़राब था, हमें परिस्थितियां ने ऐसे कर दिया, हमारा माँ बाप नहीं पढ़ाए लिखाए। अम्बेडकर जी कौन सा वो था, क्लास से बाहर रह के पढ़े, और APJ अब्दुल कलाम जी को आप देखेंगे अखबार बेच करके पढ़े, नरेंद्र मोदी जी को आप देखें चाय बेच करके इतने आगे बढ़े। तो आप करने के लिए इच्छा तो जाहिर कीजिए, करने का उद्देश्य तो बनाइए, हैं आप पहल तो कीजिए। यानी कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह है, नहीं आप उद्देश्य बनाइए, सीखने की चाहत बनाइए। वो कहा था ना कि समझदारी और समय दोनों अगर साथ साथ हो जाए तो आदमी सफल हो जाता है। जब समझदारी रहती है तो समय नहीं रहती, और जब समय रहती तो समझदारी नहीं रहती। व्यक्ति वही सफल होता है जिसके पास समझदारी और समय दोनों साथ साथ होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके का जो है सीखना हो तो इसमें जो है ये मिक्स्ड करो या शेप्ड करो हो गया आपका। फिर हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अधिगम पठार। क्या जानेंगे? अधिगम पठार। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अधिगम पठार यानी लर्निंग प्लेटिव। अधिगम पठार को थोड़ा सा समझ लेंगे, हैं फिर और जो उसके सिद्धांत हैं और नियम वगैरह हैं फिर हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाता है। जब लंबा टॉपिक हो जाता है तो थोड़ा सा बोरियत लगने लगती है। आप लोगों को भी वही लगता होगा कि सर बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। तो थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, खंड विधि का प्रयोग करते हुए
कि थोड़ा समझ लें, फिर उसके बाद नहीं, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी, हैं। तो ये है अधिगम पठार, अधिगम पठार, लर्निंग प्लेट्यू। अधिगम पठार किसे कहते हैं? तो ये जो हरमन एबिंगहास थे, उन्होंने कहा कि बच्चा कभी तीव्र गति से सीखता है, कभी मंद गति से सीखता है, कभी ऐसी स्थिति आती है कि कितना भी प्रयास किया जाए, कितना भी मेहनत कराई जाए, लेकिन बच्चा सीख ही नहीं पाता। तो उन्होंने एक इस टाइप का बनाया, जैसे ये आपका ये मान लीजिए अभ्यास की मात्रा है ये आपकी, और यहाँ 0, यहाँ मान लीजिए x है, यहाँ y है, यहाँ अधिगम की मात्रा है। तो उन्होंने कहा कि ये इस टाइप का एक वक्र बनता है कभी कभी कि ये ऐसे जा कर के फिर वो रुक जाता है, ऐसे जा कर के रुक जाता है, ये एकदम जो है रुक जाता है। बहुत प्रयास किया जाए लेकिन वो बढ़ता ही नहीं है, धीरे धीरे जैसे यहाँ से इन्होंने अभ्यास किया, ये अभ्यास कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से ये अभ्यास किया, यहाँ तक आया तो ये अधिगम इतना बढ़ा, फिर यहाँ जाने के बाद, ये स्थिति में जाने के बाद अब देखें यहाँ से, अब ये जो स्थिति आपकी है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा अधिगम पठार। अब कितना भी प्रयास किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना भी अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन ये अधिगम बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसे कहेंगे अधिगम पठार। क्या कहेंगे? अधिगम पठार। कि सीखने के लिए कितना भी अभ्यास किया जाए, लेकिन अधिगम में वृद्धि नहीं होती है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? अधिगम पठार। इस चीज़ को हम कहेंगे अधिगम पठार। कितना भी अभ्यास कराया जाए, कितनी भी मेहनत कराया जाए, इसे हम कहेंगे अधिगम पठार। तो इस तरीके से अधिगम पठार को भी हम लोग जान लें। तो आज हम लोग अधिगम की कुछ डिफिनेशन वगैरह जाने हैं और अधिगम के कर्व को जाने, अधिगम पठार को जाने। अगली बार हम लोग अधिगम सिद्धांत वगैरह के बारे में जानेंगे। कुछ उसके नियम्स हैं, सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखें और परीक्षा की तैयारी करें। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।